दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में जो आ रही है ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर वाणी जिनकी है, और स्पिरिचुअल टैबलेट जैसे हम क्या कहते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, हेमोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, उनकी गोलियां होती हैं। तो ऐसे ही मैडम जो है, अंजना मैम, आध्यात्मिक गोलियों पे काम करती है। वो स्पिरिचुअल टैबलेट के साथ जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छी नॉलेज। तो मास्टर, आप लोगों के बहुत ही अच्छे, मतलब क्या बोलूं मैं आपको कि बहुत ही अच्छा आपने कुछ किया होगा जो इतने सुंदर सुंदर मास्टर आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं अंजना मैम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वेलकम करती हूँ। अंजना जी, आपका बहुत बहुत इस वेलकम है इस मंच पे। तो सभी मेरे साथ साथ तालियों से मैम का वेलकम कीजिए। तो ओवर टू यू अंजना जी। मैम तो 1-2 मिनट मुझे देंगी, मैं लैपटॉप से जुड़ती हूँ। आप तब तक या ध्यान या या कुछ करा दीजिए, या कुछ पानी चाह जो भी आप करते हैं। मैम मैं पानी। लैपटॉप से जुड़ती हूँ मैम, 2 मिनट दीजिए। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। और मैम, म्यूजिक आप शेयर करेंगी क्या? हाँ। म्यूजिक आप शेयर करेंगी या मुझे शेयर करना है? हाँ, शेयर कर दीजिए म्यूजिक। ओके, इट्स ओके, थैंक यू। तो मास्टर, सभी अपनी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, हो गया, आराम हो से। गया, जुड़ गई मैं। यस, हो गया मैम आपका? हाँ। इट्स ओके मैम, कैरी ऑन देन। तो ध्यान मेरे को कराना है आज। जी मैम। म्यूजिक मैं शेयर कर दूंगी, वैसे पत्री जी का गाइडेड म्यूजिक ही लगा रही हूँ मैं आपको। ठीक है। और आपको बीच में जो कराना है आप करा लीजिए, ओके? थोड़ा सा म्यूजिक दीजिए, थोड़ा सा लाइट रखना, हाँ म्यूजिक। ओके मैम। आप सभी लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। सभी को आत्मबंधन। सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने हमें ये ध्यान दिया, गौतम बुद्ध का, हमारे एसेंडेड मास्टर्स गुरुओं का ध्यान करेंगे। जिनको भी आप पूछते हैं उन देवी देवताओं को याद करेंगे। सबको नमन। और आज इस सत्र में जितने भी मास्टर जुड़े उनको मेरे तहे दिल से कोटि कोटि आत्मबंधन। तो ध्यान की अवस्था जो है, भगवान बुद्ध का दिया हुआ ये ध्यान, जिसका नाम है आनापान सती ध्यान। आना यानी आती हुई सांस, और अपान यानी जाती हुई सांस। और सती का मतलब इनके साथ हमें मन की आंखों के द्वारा इनके साथ इनको देखने की आवश्यकता है, या आप एक दृष्टा भाव से भी अपने आप को देख सकते हैं। तो सहज होके बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, पलंग पे भी बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, बिल्कुल शांत और शिथिल करते हुए अपने दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अब हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। पहले एक गहरी सांस लेंगे और एक श्वेत प्रकाश को अपने भ्रमरंध्र से नीचे लेके जाएंगे, जैसे कि एक शिथिलता और कोमलता, जैसे अभी पूर्णिमा की चांदनी थी वैसे शिथिलता को महसूस करेंगे। पूरी तरह आपका सर का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। आपके आंखें, नाक, जिह्वा, कान, गाल सब शांत और शिथिल हो गए हैं। पूरा का पूरा ध्यान गर्दन और कंधों पर। जितना भी दिन भर का बोझ है, थकान है, बिल्कुल उतार के नीचे रख दीजिए जमीन पर, जैसे कि हम कोई बस्ता रख देते हैं। और अपने कंधों को
एक बिल्कुल शांत और शिथिल, जो भी टेंशन है सब झटक दीजिए। जैसे कि हम कालीन में से धूल झटकते हैं, वैसे सारे कंधों में से टेंशन को झटकते हुए इनको शांत और शिथिल करिए। अब यही ऊर्जा को अपने दोनों हाथों में महसूस करिए। अपने हाथों की उंगलियां तक रिलैक्स हो चुकी हैं। आपकी पीठ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका अपर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक सब पूरी तरह शांत और शिथिल हो गया है। आपके आगे के भाग में देखिए, छाती, हृदय, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत सब रिलैक्स मोड में सुचारू रूप से काम करते हुए आपके खाने को पचा रहे हैं, कोटि कोटि आभार देते हुए। अब देखिए अपने निचले हुए अंगों को, जैसे कि कमर, पैर, घुटने, टखने, पिंडलियां, और सब शांत और शिथिल होते हुए एक गहरी सांस लेंगे और बिल्कुल छोड़ दें। अब इस एक इंटेंशन के साथ लेंगे कि सकारात्मकता अंदर जा रही है और जितनी भी नकारात्मकता है दिन भर की सारी बाहर। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। अब एक गहरी सांस अपने स्वादिष्टान चक्र से लेते हुए नाक के द्वारा छोड़ दीजिए। पूरी की पूरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। अब हर सांस को आपको एक दृष्टा भाव बनकर ऑब्जर्व करना है। हर आती आज हुई का दिन ध्यान सांस का और दिन है जाती हुई और सांस। आज से होगा पथरी जी कहते हर हैं, एक एक दिन ही चीज इस दुनिया में निश्चित रूप से शाश्वत है ध्यान और का। वो है सांसें। ध्यान ये सांसें हम ही सब हमारी प्राण मिलकर ऊर्जा आज को कर बनाए रहे हैं। रखती हैं, हमें कृपया पंच तत्वों से कोई भी मिलाती हैं आंखें न खोलें, और सुखत बैठे। इन्हीं को हमें कोई देखते रहना बेचैनी है। नहीं। यही ध्यान हमारे में मन की डूब गति जाएंगे को मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न बढ़ाती हो है। जाएंगे। ना ही कोई पूरा का सोचने पूरा में मेरे ध्यान प्यारे। सांसों पे। सांस के साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपना हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपना सांस को सांस को अपना ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना ध्यान को अपना योगी बन जा। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपना सांस को अपना
जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जाए, सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति, अब धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने शरीर में लौटा लेके आएंगे। अब म्यूजिक थोड़ा छोटा कर दीजिए। तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले, धीरे धीरे जागरूकता को लेकर आइए अपने शरीर में। जहां पर भी आप बैठे हैं, अपनी कुर्सी, उसकी तरफ सजग हो जाएं, अपने शरीर की तरफ सजग हो जाएं। सुमित्रा जी, थोड़ा सा म्यूजिक बंद कर दीजिए, शेयर करना कृपया। कोई भी आंखें। अब अपनी दोनों हाथों के उसको मलते हुए अपनी कोमलता से अपनी आंखों पर रख लीजिए। ब्रह्मांड का आभार, इस ध्यान सत्र का आभार देते हुए कोमलता से अपनी आंखों को हम खोलेंगे। 5 4 3 2 1। अब इस ध्यान की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में सम्मिलित कर लीजिए। तो आप सभी का स्वागत है। अब ध्यान के बाद हम बढ़ते हैं ज्ञान सत्र पर। तो मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ पीपीटी। मैंने ध्यान थोड़ा जल्दी कराया क्योंकि ज्ञान जो है थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए, नहीं तो हम थोड़ा और ध्यान कर सकते थे। दिख रहा है सभी को? यस मैम। थैंक यू। तो आज मनस्वी भी है हमारे साथ। बहुत अच्छा। तो मनस्वी, आज आप क्या सीखने आए हैं? अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने आए हैं? यस मैम। वेरी गुड। कॉपी और पेन लेकर बैठना, ठीक है? तभी इसको ये लिख पाओगी। यस मैम। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आज मेरा आखिरी दिन हो। अगर इस उद्देश्य से जिए और पूरे दिन को टाइम मैनेज करके जिए तो वाकई में जीवन जीवन लायक हो जाता है।
और अगर जो भी आप जीवन में या लाइफ में या वर्ल्ड में अगर कोई बदलाव देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। अगर हम बदलेंगे तो पूरा समाज बदल जाएगा। तो इसी धारणा के साथ सबसे पहले मैंने अपने आप को बदला, और देखते देखते वाकई में मुझे उसी तरह के लोग मिलने लग गए जिस तरह के लोग मुझे चाहिए। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे मन की भाषा। मन कैसे बोलता है, मन में विचार कैसे आते हैं, इसी का नाम मेमोरी है या एनएलपी है, जो भी है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। आप सबके घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज है कि नहीं? यस। Yes, यस। ma'am. यस। और आपके पास उन सब का मैनुअल भी होगा, Yes, ma'am. है ना? तो वो मैनुअल आपने पढ़ा, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, टीवी को कैसे चलाते हैं, फ्रिज को ऐसे चला। तो कभी अपने मन का मैनुअल पढ़ा, या किसी ने नहीं। आपको पढ़ाया कि मन कैसे चलता है हमारा? नहीं। No, नहीं, ma'am. नहीं चलता। तो आज हम इसी भाषा को सीखेंगे। इस भाषा का नाम है एनएलपी। ठीक है, मन की भाषा का नाम है एनएलपी, यानी बचपन से लेकर अब तक जो भी भाषा हमने सीखी उसका नाम है न्यूरो। और जो भी लैंग्वेज ये जानता है, जैसे हम बंगाली हैं तो बंगाली सीखते हैं स्टार्टिंग में, मराठी, कोंकणी, जो भी भाषा है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जिस भाषा से आप पले बड़े होते हैं वही लैंग्वेज। आप सबसे पहले सीखते हैं ना। अपनी माँ को किस भाषा में बुलाना है, सबसे पहले लैंग्वेज को सीखते हैं। उसके बाद जो भी चीज आप इसमें डालते हैं वो एक बार डाल दिया तो वो सेट हो जाती है। देखिए, बचपन में आपने स्विमिंग सीखी होगी, है ना, साइकिलिंग सीखी हो, अब तक नहीं भूलती। बचपन में आपने रामायण की चौपाई सीखी होगी, वो अब तक नहीं भूलती। तो जो भी कुछ हम 7 साल की उम्र तक सीखते हैं वो सब कुछ हमारा अवचेतन मन याद करता है। चलिए सभी लोग म्यूट कर लीजिए और एक जना अनम्यूट करिए। कौन अनम्यूट करेगा? मनस्वी, you can do better. चलिए अनीता जी को अनम्यूट करते हैं। अनीता जी हैं स्क्रीन पे? Yes, ma'am. स्क्रीन पे तो नहीं, हाँ, यस, अच्छा, दिख नहीं रही। अभी अनम्यूट कर हाँ लिया मैंने, अनीता जी अनीता जी। बताइए, आप अगर आपकी नानी का फोन आता है तो आप क्या पहचान पाती हैं? है वो लिखा Yes, तो आ ma'am. रहा है नाम, दिख नहीं रही है। चलिए जो दिख रहे हैं उन्हीं को ही पूछते हैं। चलिए आप बताइए नीलम जी, अनम्यूट करके बताइए, क्या जब आपकी नानी का फोन आता है तो आप पहचान पाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बंद कर लिया क्या स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन तो मेरी ऑन है। सुमित्रा जी किसी को भी एक अनम्यूट कर दीजिए, आपको जिसको ठीक लगे। ये स्क्रीन बंद हो। देखिए सेशन इंटरेक्टिव रहेगा तो ही मजा आएगा सीखने में और सिखाने में। आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम, हमें आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो आवाज तो बताइए, बिल्कुल क्लियर आ कोई रही एक है। जना बताइए अपनी नानी की आवाज क्या पहचान पाती हैं? Yes, ma'am. यस। ठीक है, तो क्या वो आपकी दादी की आवाज से सेम सेम है? No, नो। ma'am. दोनों आवाजों में फर्क है, आप फर्क को पहचान पाते हैं? Yes, ma'am. यस। अगर गिटार बज रहा है या सितार बज रहा है, आप दोनों को आवाज को पहचान पाते हैं? Yes, ma'am. अच्छा, हरा एप्पल और लाल एप्पल में फर्क है? Yes, ma'am. ठीक है। आज चाय जो है अगर गर्म है तो उसको पहचान पाते हैं, या सर्दी है तो पहचान पाते हैं? Yes, ma'am. तो हमारी मन में यही 3 भाषा सबसे ज्यादा का प्रयोग होता है, यानी कि वो हर एक चीज का चित्र बनाता है, हर एक चीज को सुनता है और हर एक चीज को महसूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहला विचार कैसे बनता है, कोई मुझे बताएगा? चले उससे पहले एक सवाल और, माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है, कौन माइंड बताएगा? मन में। क्या मैम, ये मैं दोनों क्या ये दोनों एक ही हैं? सब मनस्वी बताएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? हम्म, ज्योति जी चलिए बताइए। ज्योति हाँ बहन, मैम। हाँ मैम, बोल। दोनों सेम है? नहीं, अलग नहीं, अलग है। कैसे अलग है? माइंड और ब्रेन
माइंड माना मन, ब्रेन हम्म, माना दिमाग, मतलब मगज, क्या ठीक बोलते है। हैं हम तो सब दो, मुझे। कौन किसके अंदर है? हाँ, कौन किसके अंदर है? कौन ब्रेन के अंदर। आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर इन दोनों में से कौन किसके अंदर है? माइंड के अंदर, अरे ब्रेन के अंदर माइंड है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, आपके लिए तालियां। हम्म, जैसे कि ये कंप्यूटर हमने देखा, कंप्यूटर एक डिब्बा है, ठीक है। आप जैसे हम्म, भी देख रहे हैं, ये एक मेमोरी यूनिट है इसका, ये सीपीयू है ये। तो ये सब ब्रेन है, मतलब कि वो एक ऑर्गन है, ठीक है। एक शरीर का हमारा अंग ब्रेन है। अब उसमें जो भी हम कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम डालते हैं उसको हम माइंड कहते हैं। तो माइंड। बिना प्रोग्राम के ब्रेन जो है वो ऑपरेट नहीं करता, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर वो हमारा मन है, और जो हमें ये दिख रहा है ये हार्डवेयर, ये ब्रेन है। तो दोनों ही एक दूसरे के तालमेल करेंगे तो ही वो चलेगा उपकरण, समझ गए? जैसे मोबाइल को आपने चार्ज पे लगाया तभी तो मोबाइल चलेगा, बिना चार्ज के तो वो बैटरी डेड होगी तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रोग्राम का या जो चिप होती है मोबाइल में उसको हम माइंड कह सकते हैं, और उसका जो मोबाइल का बाहर का कवर होता है वो ब्रेन हो सकता है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, पहला विचार कैसे बनता है? कोई भी नहीं, जैसे है अभी जितना भी है आपके माइंड में वो सारा कुछ पास्ट का है, यानी कि जो बीत चुका है। एक नया विचार कैसे बनता है? मान लो आप मार्केट से कोई जाए एक नया फल लेके आते हैं, तो ये विचार बनता कैसे है मन में? अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह डालूं, कंप्यूटर में हमारे पास एक कीबोर्ड होता है जिससे हम कुछ लिखते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि कुछ इनपुट करेंगे तो ही आउटपुट दिखेगा। तो हमारे माइंड में पहला विचार कैसे बनता है? हमारी इच्छाओं के अनुसार। नहीं, नहीं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार, और जो हम चाहते हैं उसके अनुसार, या कुछ जो ड्रीम्स वगैरह वैसे भी प्रोड्यूस वो होते हैं। सब कुछ पास्ट का है। मैंने पूछा इनपुट डिवाइस क्या प्रेजेंट। है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। जिस तरह प्रेजेंट है। कंप्यूटर पे हमारे पास कीबोर्ड है, भगवान ने ऐसे हमें कौन सी चीजें दी हैं जिससे कि विचार बनते हैं? प्रेजेंट सोचो में सोचो हम क्या सोचो। देखते हैं? हाँ, प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं? मंस्टर। फिर से बोलिए। प्रेजेंट हम क्या देखते हैं ना, वो है। क्या देखते हैं? वेरी गुड, एक पॉइंट ठीक है, आगे चलिए। मैम, जो हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां। मैडम इंद्रियां। यस यस, करेक्ट। तो ये जो 5 इंद्रियां हमें दी हैं इससे विचार बनता है, ये नोट करिए, यही लाइफ का मैनुअल है, ब्रेन का मैनुअल यही है। आपके पास 5 इनपुट सिस्टम भगवान ने दिए हैं। तो ये 5 इनपुट सिस्टम आपकी आंख, कान, नाक, आपका मुंह और आपका जो भी महसूस करते हैं ये चमड़ी, स्किन, बस, हाँ। ठीक है। तो ये 5 चीजें आपका इनपुट सिस्टम है। अगर आपने इन 5 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो आप अपने विचारों की शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आंखें बंद कर लें तो विचार नहीं बनेंगे ना, कुछ भी नहीं दिखेगा तो क्या आएगा मन में? कुछ भी नहीं। अगर हम कान में उंगली डाल लें तो हम कुछ सुनेंगे नहीं तो विचार नहीं आएगा। हम नाक बंद कर लें, मतलब नाक के ऊपर ध्यान दें, सांसों के ऊपर ध्यान दें, तो क्या होगा? ये सांसों का इतना नहीं होता मन में, क्योंकि ये जो हमें नाक दी है ना और जिह्वा दी है, ये भगवान ने हमें इसलिए दी है ताकि हम कोई भी पॉइजनस चीज को ना ना तो सूंघ सके ना खा सके। ये हमारी जीवन सुरक्षा के लिए हमें जिह्वा और नाक दिया है भगवान। तो हमारा V1 है, यानी कि विजुअल जो हम देख रहे हैं, ऑडिटरी यानी कान, और जो हम महसूस कर रहे हैं इसको हम काइनेस्थेटिक बोलते हैं, मतलब हम जो महसूस कर रहे हैं, ठंडी है, गर्मी है, पतीला गर्म है, ठंडा है, मुझे कैसे लग रहा है, तो हमारे जितने भी फीलिंग्स हैं वो माइंड में के बनकर आते हैं, यानी काइनेस्थेटिक। समझ में आ गया? तो यहीं से हमारे विचार बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब भी हम अपनी इंद्रियों पर संकोच या विराम लगाते हैं हमारे विचारों की शक्ति कम हो जाती है। तो हमें क्या देखना है यह बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा विचार कैसे बनता है। क्लियर हो गया मैनुअल? यस मैम। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जीवन क्या है? जीवन हमारा बचपन से लेकर जिस दिन हम जन्म लेते हैं वो पहला दिन होता है, और जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, तो लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी, मतलब बर्थ और डेथ के बीच में क्या आता है? बी और डी के बीच में सी। सी। सारा जीवन जो है इसी पर निर्धारित होता है। सी मतलब आप जीवन में क्या चूज करते हैं।
सही रास्ता चूज कर रहे हैं कि गलत रास्ता। यस और नो के बीच में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब आप कोई भी चीज चूज करते हैं उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चुनना है कि नहीं चुनना। जिस दिन या जिस क्षण आप डिसाइड कर लेते हैं हमारे मन में उसके ऊपर एक चित्रण बन जाता है। उसी चित्र को वो मन क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने का मतलब क्या है, कर्म करना यानी बिहेवियर। आपका बिहेवियर किससे निर्धारित होता है, जो आप डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो सब्जी वाले के पास गए, हमने कहा मुझे 1 किलो सेब चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि चूज क्या किया, मुझे सेब खरीदना है। इतने सारे सब्जियों में मैंने चूज किया कि मुझे सेब खरीदना है, चूज किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 किलो लूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको क्या करती हूँ, पैसे दे के ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बिहेवियर क्या हुआ, लेना, ठीक है। इसी तरह हमारे सारे कर्म सिद्धांत के कर्म निर्धारित होते हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं, हमें पहले मन में बनता है, फिर उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, फिर वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है रियलिटी में। समझ में आ गया किस तरह विचार रियलिटी में बदलते हैं। फिर आप सेब को घर लेकर आए, फिर उसको धोया, काटा और खाया, ठीक है। तो ये जो हमारा मन है, हम इसका 2% भी यूज नहीं करते। जो हम देख रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जिससे हम आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस माइंड को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं या चेतन मन। और जो अवचेतन मन होता है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे आपकी नानी की आवाज, दादी की आवाज, जिसमें सभी चीज की डायरेक्टरी और लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है हमारी, अवचेतन मन के पास। इसमें सारे A to Z के पिक्चर्स हैं, जो भी आपने बचपन से अब तक सीखा है, आपके जितनी भी घटनाएं घट चुके हैं, कहीं पार्टी खेली, स्पोर्ट्स खेला, सभी चीजों का विवरण, लेखा जोखा, सारा अवचेतन मन के पास होता है, ठीक है। जब भी आप एक किताब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, लेखक के मन से जुड़ जाते हैं, है ना। तो वो भी एक अवचेतन मन की एक अवधारणा है, मतलब आप लेखक के मन से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह म्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। हाँ सोमचंद्रा जी, ये पढ़ेंगे आप, काउंट ऑल दी एफ्स। इसमें कितने एफ है मुझे बताएंगे। Only 2. हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, पूरा अच्छे से पढ़िए। एफ पूछा मैंने, एफ। मैडम 5। और अच्छे से ध्यान से देखिए, 5 ही है क्या, काउंट ऑल दी एफ्स। Only 3. किसने बोला ओनली 3, मैंने बोला रमेश कुमार। रवीश कुमार जी। आप पहली लाइन देख रहे हैं, 4 मैम पहली लाइन 7। देख रहे हैं, आगे और मैम भी हैं। 5 मैम 4 5 है। मैम 7। वेरी गुड। कौन है 7 भी, किसने बताया। मैम पवन। वेरी गुड, तालियां मारिए अपने आप के लिए, अप्रिशिएट करिए। 7 एफ है, पहला वाला तो यही है जिसको क्वेश्चन में दिया, काउंट ऑल दी एफ। 1 5 फिनिश्ड का ये, फाइल्स का दूसरा, रिजल्ट ऑफ ये, ईयर्स ऑफ ये। पहली 4 लाइन में ही देखिए कितने हैं, 4 हैं। 4 ऊपर का एक 5, ऊपर का एक साइंटिफिक का 5 एक, 6 ठीक है, और नीचे वाला ये, तो 7 7 एफ है। तो इसलिए आपका फोकस और ध्यान उस पे होना चाहिए जो चीज कहा जाए। अच्छा, अब किसको अच्छे से अंग्रेजी आती है, कौन अंग्रेजी का मास्टर है यहाँ पर। मैम मैं रामचंद्र मिश्रा जी पढ़ेंगे। इंग्लिश आती है ना आपको। इसमें थोड़ा उटपटांग लिखा है पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन इतना पढ़ सकता है। पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़ लीजिए। अनम्यूट करूँ क्या, हाँ पढ़िए। यस मैम योर मनस्वी रुको, सबकॉन्शियस माइंड मनस्वी रुकिए, मनस्वी आप ही मत आंसर करिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा औरों को भी चांस देते हैं ना। रमेश कुमार जी पढ़िए। Your subconscious mind, with the words that you read, it can recognize the words if they are not spelled correctly, as long as
the basics such as the first letter and the last letter of the words are there. You can forgive out of the reset on your own on since senses. When you read, you do not look at every letter. वेरी गुड, क्लैप योर हैंड्स। तो ये चीज है कि हम कोई भी, हमें स्पेलिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती जब तक हम एक बार अंग्रेजी के सारे शब्द जान लेते हैं। और इसी तरह हम किसी भी बुक को फास्ट रीड कर सकते हैं अगर हम एक उंगली उसके नीचे रखें, हर लाइन के नीचे रखें, और किताब को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें, तो आप एक किताब को बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें शब्दों के कोई मीनिंग को जानने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी स्पेलिंग्स को जानने की जरूरत है। इसमें सारे स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं, पर आपने सब कुछ सही से पढ़ा। ये वर्ड ना फिगर आउट है, FIGURE, फिगर आउट। यू कैन स्टिल फिगर आउट। और ये सिंस है, सिंस यू कैन फिगर आउट द रेस्ट ऑन योर ओन। सिंस व्हेन यू रीड यू डू नॉट लुक एट एवरी लेटर। तो आज हमने मैनुअल ऑफ द माइंड पढ़ा कि माइंड कैसे काम करता है, उसके कौन से इनपुट है, कैसा पहले विचार बनता है। ठीक है, और चलिए ताजमहल के बारे में जानते हैं। अगर ताजमहल के पास हम चले जाएं और उसको देखने लग जाएं, तो आपको लगता है कि सभी लोग सेम ऐसे लिखेंगे ताजमहल के ऊपर? नहीं, ताजमहल तो वही है, दृश्य तो वही है, सभी लोग एक ही दृश्य को देख रहे हैं। पर अगर मैं सबको कहूं कि आपको ताजमहल पर 10 लाइन लिखनी है, तो क्या सबकी लाइनें सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? अलग होगी। अलग क्यों होंगी। क्यों होंगी अलग? सब तो एक ही चित्र को देख रहे हैं, ताजमहल तो बदल नहीं रहा, चित्र तो वही है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि सब लोग अलग अलग लिख रहे हैं? मैम सबका फोकस अलग होता है उसको देखने का। मैम सब लोग को वही दृश्य दिख रहा है, पर वो अपने तरीके से, वो अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि सबका माइंड अलग होता है, तो उस हिसाब से वो लिख रहे हैं। माइंड तो सबका सेम है बच्चे, और दृश्य भी सेम है। देखने का मैम देखने का नजरिया अलग है सबका ना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नजरिया मतलब अलग है हुआ सबका। देखने का नजरिया? मतलब आप कोई भी ताजमहल के बारे में नहीं लिख रहा, आपको ताजमहल को देख के जो भी अनुभव हो रहा है उसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो हम कभी भी कोई वस्तु को जैसे वो वस्तु है वैसे नहीं देख रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम उसका अनुभव लिखते हैं। वहां जाके मुझे कैसे महसूस हुआ, ताजमहल मुझे कैसा लगा, तो हम सब लोग उस ताजमहल का अनुभव लिख रहे हैं। अच्छा, अब आप एक सामने देखिए चित्र है ना, इसमें कम से कम 100 चीजें होंगी, है कि नहीं? ताजमहल के पास अगर हम खड़े हो जाएं तो माइन्यूट सी माइन्यूट चीज को देखेंगे तो कम से कम 100-200 चीजें होंगी। ठीक है, जैसे कि मीनार है, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, झरने हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई खड़ा होगा बेचने वाला, वो संगमरमर के पास काफी सारे नक्काशी होगी। तो हम माइन्यूट सी माइन्यूट चीज को नहीं देखते। तो ये सब क्यों होता है? अब ये दूसरा चित्र देखिए मेरा। सबसे पहले अगर आप एक पंक्ति में खड़े हो जाए, जैसे सड़क के किनारे खड़े हो जाए, इतनी सारी गाड़ियां जाती हैं, क्या आप सभी को याद कर पाते हैं? नो। नहीं। नो। तो No, सबसे ma'am. पहले हमारा मन का काम क्या है, वो डिलीट कर देता है, मतलब सभी चीजों को गायब कर देता है। अभी अब ताजमहल में इतनी सारी चीजें हैं ना, तो वो सिर्फ 5 या 6 चीजें ही याद रख पाएगा। और ये काम किसका है? कॉन्शियस माइंड, जो कि चेतन मन का। तो ये सिर्फ 5 या 6 चीजें ही याद रख पाता है, बाकी सारे चीजों को डिलीट करता है। जबकि हमारे आंखें सब कुछ देख रही है ना, कितनी सारी चीजें Yes. देख रही है, पर याद क्या करता है? सिर्फ 5 या 6। तो सबसे पहले माइंड का काम क्या है? डिलीशन। तो इसलिए हम कहते हैं ना, माइंड का तो 2% भी हम उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड इतना बना ही नहीं है इस चीजों के लिए कि वो सभी चीजों को याद रखे। ठीक है, देखते तो हम बहुत कुछ अपने इंद्रियों से, पर याद क्या करता कॉन्शियस माइंड? डिलीट कर देता। ठीक है, अब अगर रामलीला का मैदान हो और उस पर रामलीला चल रही है, तो सबसे अटपटा उसमें किरदार कौन सा होता है? सभी तो वहां पर वो है ना, कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, तो सबसे अटपटा चीज कौन है उसमें? रावण। नहीं, मैम हनुमान। रावण। हनुमान। क्यों? क्योंकि वो एक जानवर है और उसकी पूंछ है, बाकी तो सब इंसान के ही किरदार निभा रहे हैं ना। तो कोई अटपटी चीज जो हनुमान इधर से उधर कूद रहा है, हमें वो याद रह जाता है। कोई यूनिक चीज है ना, वो हमें याद रहती। तो हमारा माइंड उन चीजों को डिस्टॉर्ट भी कर देता है, यानी कि बदल देता है, उसके मीनिंग बदल देता है। ठीक है, जैसे कि मेरी नानी ने कहा, बेटा आज ये कर लेना तुम काम। मैं घर पहुंचते पहुंचते क्या मैं वही नानी की जो वाक्य है वही बताऊंगी कि उसको बदल के बताऊंगी? मम्मी चेंज हो तुम्हें पता जाएगा। आज क्या हुआ, तो मैं उस चीज को बदल दूंगी। तो हमारा मन यहाँ पर भी ये खेल खेलता है, उस वाक्य को ही बदल देता है। ठीक है,
तो ये हमारे मन का जो है ना, इसको हम कहते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड मतलब वानरों जैसे ये बिहेव करता है, यानी कि आधी चीजें तो गायब कर देता है और उसके बाद उसका मीनिंग भी बदल देता है, एक जगह से दूसरे जगह कूदाफांदी करता रहता है। अब इस चीज को समझते हैं, एक ही दृश्य में किसी का फायदा है और किसी का नुकसान है। वो कैसे? देखिए, अगर बहुत गर्मी है, हमें तो बहुत गर्मी लग रही है, हमारा मन ही नहीं कर रहा घर में बैठने का, पंखे के नीचे भी हमें गर्मी लग रही है, परंतु उसी गर्मी के मौसम में एक आइसक्रीम वाला कितना खुश होता है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि उसकी बिक्री ज्यादा उसकी तो होगी। किस्मत आज खुल गई, उसकी सारी आइसक्रीम बिकेगी। तो एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति खुश हो रहा है, एक व्यक्ति दुखी हो रहा है। जैसे कि ये पानी का ग्लास, हम क्या कहते हैं, आधा भरा या आधा खाली, ये आपका देखने का नजरिया। कई लोग कहते हैं ये आधा हवा से भरा, आधा पानी से भरा। तो एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया है। इसी तरह किसान के लिए बारिश और धूप उतनी ही जरूरी है। अगर हमें बारिश अच्छी नहीं लग रही तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, परंतु वही बारिश जो है उस किसान के लिए वरदान है, या छाता जो बेच रहा है उस दिन उसके लिए वो वरदान है। मान लो एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अब जिसको चोट लगी उसको सबसे ज्यादा दर्द होगा, हाँ जी। है, और उसके रिश्तेदारों को कितना दर्द होगा? उतना ही दर्द होगा जितना चोट लगने वाले को हुआ है। नहीं, उसकी भावना में फर्क आएगा ना। अब हाँ। जो डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा होगा वो कितना खुश हो रहा होगा कि मेरे पास तो आज एक मरीज आ गया, है कि नहीं? तो एक ही परिस्थिति में जिसके पास बहुत ज्यादा दुख है, उसी परिस्थिति में जो उसका इलाज कर रहा है उसके पास दुख नहीं, ज्यादा खुशी है, क्योंकि वो एक मरीज का इलाज कर रहा है। तो खुशी और दुख जो है एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए हम कहते हैं सेम साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, हर एक तनाव के पीछे तीन चीजें होती हैं। देखिए, ये तनाव क्या होता है, ये इसको चीज को समझते हैं। आए दिन सब लोग कहते हैं ना, हमें स्ट्रेस हो रहा है, मुझे आज बहुत सर दर्द हो रहा है। ये सर दर्द में हम करते क्या है, या तनाव होता क्या है? अगर आप एक वॉक पे जा रहे हैं और आपके पीछे काला कुत्ता पड़ जाता है मान लो, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों में से कोई एक चीज करेंगे। या तो आपको काले कुत्ते को देखकर एकदम आप सुन्न और वहीं पे एकदम स्थिर खड़े रहेंगे, यानी कि आप फ्रीज हो जाएंगे, हिलेंगे ही नहीं। दूसरा, आप उस कुत्ते को देखकर इतना डर जाएंगे कि आपके अंदर डर बैठ जाएगा, फ्राइट। और तीसरा है, या तो आप कुत्ते पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अपनी जान बचाने के लिए वहां से पलायन करेंगे या भागेंगे। तो ये है तनाव की स्थितियां। तनाव जब भी होगा, या तो आप उस स्थिति से भाग जाएंगे, या आप उस स्थिति में डर जाएंगे, या उसी स्थिति में स्टक हो जाएंगे। जैसे कि डिप्रेशन में मन वहीं पे स्थिर हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर डर जाता है तो डर की स्थिति में भी मन वहीं का वहीं डर में ही रुका रहता है। तो सबसे बेस्ट स्थिति कौन सी है स्ट्रेस में? फ्लाइट, है ना, भागना। इसलिए जब भी मन के अंदर डिजीज आ जाती है, यानी कि आपके शरीर में डायबिटीज, बीपी, तो मन कहता है नहीं, मुझे नहीं रखना इस चीज को, मैं तो भागना चाहता हूं। तो मन क्या करता है, वो सारी बीमारी जो है आपको दवाई के रूप में और ध्यान भटकाने के लिए आपको छोड़ देता है। तो आपका सारा का सारा ध्यान जो है शरीर को ठीक रखने में और दवाइयों में चला जाता है और मन हो जाता है फ्री। तो इसीलिए मन जो है या तो फ्लाइट, फ्राइट या फ्रीज मोड में रहता है। और इसी तरह मन के अंदर बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं। आप हैप्पी हो सकते हो, सैड हो सकते हो, आप डर सकते हो, पेपर आ गया तो नर्वस हो सकते हो, या आपको आए दिन गुस्सा आ जाता है, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हो, या आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ये सारे ही मन के भाव हैं। किसी भी भाव में आप रह सकते हो। आप हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते, आप हमेशा सैड भी नहीं रह सकते। तो मन का जो नेचर होता है वो होता है चंचल। ठीक है, अब देखने का नजरिया, आप काली चीजों को देखते हैं या सफेद चीजों को? जैसे कि एक पेपर पे काले बिंदु को डाल दूं तो क्या देखोगे आप? एक्चुअली वो बिंदु को ही ध्यान जाएगा। बिंदु देखेंगे। क्यों आप सफेद पेपर को नहीं देख पा रहे, काले बिंदु को क्यों देखते हो? क्योंकि वो उस पर स्पेशल पेपर में ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? अब इस चित्र में क्या दिख रहा है? अगर आप सफेद चीजों पे ध्यान दोगे तो क्या दिख रहा है पहले चित्र में? ये वाले में दो मुंह दिख रहे हैं। वेरी गुड, दो फेस दिख रहे हैं। और अगर काली चीजों पे ध्यान देंगे तो क्या दिख रहा है? एक पिलर जैसा दिख रहा है कुछ। ये वॉज है, ठीक है, फ्लावर वॉज है, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है? बूढ़ी औरत दिख रही है
एक यंग वुमन दिख रही है और बूढ़ी औरत दोनों दिख रही हैं। वेरी, अगर यहाँ पर इस पे देखोगे तो ये बूढ़ी औरत दिखेगी, और अगर ये देखोगे, इधर देखोगे तो एक छोटी लड़की दिखेगी। तो ये सारा खेल जो है परसेप्शन का, ठीक है। अब ये है हमारे पास 21 शब्द, सब लोग नोट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसी ऑर्डर में इन शब्दों को याद करना है। मेमोरी, बैग, बॉटल, बाइक, माउंटेन कैट, रिवर, सलमान खान, ग्रेप्स, कैमल, ट्रेन, हॉस्पिटल, लायन, माजा, आमिर खान, एरोप्लेन, मून, क्रिकेट, कैटरीना कैफ, मोबाइल और एलिफेंट। ठीक है, इसी ऑर्डर में अगर मैं याद करना शुरू करूं मुझे कितना समय लगेगा? बैग, बॉटल, बाइक, पापा, बैग, बॉटल, बाइक, पापा करते करते मुझे कितनी देर लगेगी इनको याद करने में? अभी मनस्वी नहीं बोलेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है मनस्वी? हम किसी और को लेंगे जो इन शब्दों को 5 मिनट में याद करके बताएगा। कौन लूं मैं, किसको लूं? किसका मोबाइल वो ऑन है वीडियो? विमला जी मेरे साथ याद करेंगी, या नीतू गरोडिया जी? ये नीतू गरोडिया जी, नीतू जी आप वॉलेंटियरिंग करेंगी? बोलिए मैडम। ठीक है, तो आपको ये 21 शब्द मैं आपको 5 मिनट में याद कराऊंगी। रेडी है आप? रेडी। ठीक है, तो चलते हैं। जब हम बच्चों को कहते हैं ना कंसंट्रेशन करो, तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते क्योंकि उनको कंसंट्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता। आपको पता है एक चीज पे फोकस करना, मतलब फोकस क्या एकाग्र होता है? होके, बताएंगे? आप एकाग्र अपने बच्चे होके। को जैसे समझा रही हो कि फोकस करना, तो फोकस क्या होता है बताएंगे? हाँ, मतलब अपना ध्यान को इधर उधर नहीं भटका के एक जगह पे जो चीज पे आप जो काम कर रहे हैं उस पे अपना ध्यान को एकाग्र करें। तो ध्यान क्या चीज है वही तो पूछ रही हूँ। कंसंट्रेशन ध्यान को ही तो बोलते हैं, तो ध्यान क्या चीज है? देखना, मन को विचलित नहीं करना, अपने इंद्रियों को इधर उधर नहीं करना। अच्छा, तो बच्चे को कैसे समझाएंगे यही चीज? हम्म अभी तो बच्चे मैंने आपको को अवचेतन मन की भाषा सिखाई, तो उस भाषा में कैसे समझाएंगे बच्चे को? बच्चे को कैसे बताओगा विचलित नहीं विचलित क्या होता है? ये तो कुछ भावनाएं हुई। हाँ। हाँ, तो फिर वही आप अगर आप बोलेंगे तो कीबोर्ड में मतलब टाइप मत करना, हम्म तो विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो आपका मन इधर उधर नहीं होगा, तो आप फोकस रहोगे जो कर रहे हो उसमें आपका दिमाग चलेगा। चल मैं आपको बताती हूँ। जब हम बच्चे को बोलते हैं ना कंसंट्रेशन, उसको पता ही नहीं होता कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, और वो नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे पहले तो उसको हमें चेक करना है ये 5 चीज उसके पास है कि नहीं। अगर ये 5 चीजें होंगी तभी वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ठीक है? तो ये क्या है 5 चीजें, आज हम जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो उसको उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के वो ABCD क्या कुछ भी नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले तो उसको रुचि है कि नहीं ये देखना है सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, ठीक है? और वो जब भी पढ़ेगा जब उसको उससे कुछ मिल रहा होगा, ठीक है? हमारा मन क्या जानता है, या तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट। उस चीज को पढ़कर उसको कोई फायदा होगा तभी तो वो पढ़ेगा ना। हमें जब उस चीज से कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, एसोसिएट ही नहीं हो रहे हम उस चीज से, तो हम क्यों उस चीज को पढ़ेंगे? है ना? तो हमारा एसोसिएशन होना बहुत जरूरी। आपने अपना लास्ट बर्थडे कब मनाया था? बहुत टाइम हो गया मैडम। लास्ट क्या मनाया था आपने? कोई त्योहार याद है? गणपति मनाया था? हम्म। हाँ ठीक है, जो गणपति को ही लेते हैं। आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? येलो। वेरी गुड। क्या खाना बनाया? कुछ स्पेशल खाना बनाया था? नहीं, खाना खाने गए थे मैडम बाहर। ठीक है, याद तो होगा कुछ तो। प्रशांत था रोड। वेरी गुड। और आपको वहां का म्यूजिक साउंड वो भी याद होगा, गणपति बप्पा मोर या जो भी बोल रहे होंगे, हाँ, ठीक है ना? डेफिनेटली। तो ये जब आप अपने मन की आंखों को बंद करके, चश्मा उतार दीजिए, आंखों को बंद करके याद करते हैं, तो आपको क्या एक ही चित्र नजर आता है या 5-6 चित्र नजर आते हैं एक साथ मन में? 2-5 सारे याद आते, खाना भी सारे याद आता याद है, आते हैं भगवान ना? भगवान की ठीक है। मूर्ति भी याद आती अगर है, सब आपकी आती बचपन की स्कूल की फोटोग्राफ आती है, सबसे पहले आप किसको ढूंढते हैं उसमें? है। अपने आप को ही। तो आप उसमें मेन है ना। इसी तरह गणपति बापा में आप अपने आप को देख रही है गणपति। ना कि आप वहां पर कहाँ है, खड़ी हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, आप क्या कर रही हैं गणपति के साथ।
तो सबसे प्रमुख Right. व्यक्ति कौन है? आप खुद। ठीक है, राइट, और वहां पर कोई यूनिक चीज हुई होगी तो वो आपको याद वो रहेगी। याद है। ठीक है, Exactly. तो ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोई भी पार्टी में हमने क्या कपड़े पहने, कोई भी फोटोग्राफ में हम कहाँ हैं हम देखते हैं, और उसमें हमने क्या खाया क्या पिया, ये हमारे 5-6 फ्रेम में। ठीक है, तो बस। याद हो गया ये 5 चीजें। तो किसी भी हम्म। बच्चे को अगर कॉन्सेंट्रेशन बोला तो हम ये 5 चीजें होनी चाहिए उसमें, साउंड, कलर, मूवी, हम खुद, और कोई यूनिक चीज होगी तो ही वो बच्चा याद कर पाएगा। क्लियर हो गया? अब आप Clear. चश्मा उतार दीजिए और मेरे साथ एक यात्रा पर चल निकलिए। अब मैं जैसे जैसे बोलती हूँ मन की आंखों से आपको देखना, आंखें में वो चश्मा उतार लीजिए और इमेजिन करना, आपको कल्पना करनी। ठीक है, तो नीतू जी आज आप मेरे साथ एक यात्रा पे जा रही हैं। तो पहला वर्ड है बैग। आपको जस्ट इमेजिन करना है आपके पीठ के पीछे एक काले रंग का बैग रखा है, बड़ा सा काले रंग का बैग है। ठीक है, अब उसमें Okay. थोड़ा सा वजन डाल लीजिए, एक येलो कलर की बोतल लीजिए और अपना फेवरेट ड्रिंक भरते हुए उस बैग के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट वर्ड है, आप सोचिए कावासाकी बजाज आपके गेट पर खड़ी है, आप उसमें सवारी कर रही हैं और आपको बाइक की आवाज आ रही है, बूम 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 स्टार्ट हो गई बाइक, आप उसके बाइक के चालक हैं। अपने पापा को अच्छे से कुर्ता पैजामा पहनाइए और अपने पीछे बिठाइए। फोर्थ वर्ड है पापा, तो बाइक के पीछे बैठे हैं पापा। आज आप एक यूनिक माउंटेन की सैर करने जा रहे हैं और वो पर्वत है सफेद पर्वत, व्हाइट माउंटेन। अगला वर्ड है माउंटेन। ठीक है, आप माउंटेन की सवारी करने गए, वहां पे आपको एक बड़ी सी सिल्वर कलर की बिल्ली मिल रही है। बाकी लोग भी आंखें बंद करके जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस कहानी को दोहराते जाइए, तभी आपको ये सारे के सारे शब्द याद हो जाएंगे। तो वहां पे सिल्वर कलर की कैट आपको बोल रही है नीतू जी, हेलो नीतू बोल के आपको विश कर रही है, आप उससे हाथ मिला रही हैं बिल्ली से, और बिल्ली आपको पर्वत के किनारे एक रिवर दिखा रही है। नेक्स्ट वर्ड है रिवर। आज वो नदी का रंग बिल्कुल पिंक हो चुका है क्योंकि सारे लोगों ने वहां होली खेली। आप कैट के साथ रिवर में जंप कर रही हैं, अपने आप को जंप करते हुए देखिए। रिवर के उस तरफ सलमान खान बैठे हैं, आपको उनको देखकर बड़ा आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सलमान खान के हाथ में बड़े बड़े अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं वायलेट कलर के, वो आपको कुछ खाने के लिए देते हैं। आप भी खाइए उन अंगूरों को, उनका स्वाद चखिए, मीठे हैं खट्टे हैं जैसे भी हैं पर अच्छे हैं। सलमान खान कह रहा है वहां पर एक पीले रंग का ऊंट खड़ा है, येलो रंग का कैमल, कैमल खड़ा है, आप ऊंट को गोदी में बिठाइए और उसे भी अंगूर खिलाइए। अगला वर्ड है कैमल। अब उस कैमल को लेकर आप नीले रंग की ट्रेन में बैठ जाती हैं। अगला वर्ड है ट्रेन। ठीक है, और ये ट्रेन हरे रंग के हॉस्पिटल के बाहर जाके रुक रही है। कहाँ रुकी? हरे रंग का हॉस्पिटल। यहाँ पर आप क्या देखती हैं, 2 लायन आजू बाजू खड़े हैं और आपका स्वागत माजा के साथ कर रहे हैं। आजू बाजू 2 दरबान खड़े हैं और वो लायन है। लायन आपको एक ड्रिंक दे रहे हैं माजा। वहां पर आमिर खान आज डॉक्टर है और वो आपको एक गोल्डन एरोप्लेन में सैर करा रहा है। एरोप्लेन का कलर गोल्डन है, आप सैर करिए आमिर खान के साथ गोल्डन एरोप्लेन में, और ये एरोप्लेन नीले वाले मून के ऊपर लैंड हो रहा है। अगला वर्ड है मून। वहां पर आप क्या देख रही हैं, सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। अगला वर्ड है क्रिकेट, तो आप भी खेलने लग जाती हैं क्रिकेट। वहां की अंपायर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को देखिए पिंक कलर की ड्रेस में, और आपको चौके चक्के मारने के लिए गिफ्ट मिलता है और वो है मोबाइल। अगला वर्ड है मोबाइल। जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करती हैं वहां पर आपको एक हाथी का दृश्य दिखता है, बड़े बड़े कानों वाला एक हाथी, जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं। अब आप चाहे तो आंखें खोल सकती हैं। पहला वर्ड क्या था, आपने क्या लादा पीठ पे? बैग, में क्या रखा? बॉटल, आपने क्या चलाया? बाइक, आपके पीछे कौन बैठा था? पापा को पापा, बिठाए कहाँ पर गए आप? माउंटेन, कौन मिली वहां पर? कैट, कहाँ जंप किया? रिवर में, रिवर के उस तरफ कौन बैठा था? सलमान खान, क्या खाया? अंगूर, किसको खिलाया? कैमल कहाँ बैठे फिर? ट्रेन में, कहाँ रुकी? हॉस्पिटल के पास, कौन था वहां हॉस्पिटल में लायन, बाहर? वहाँ 2 लाइन थे, क्या पिया आपने? माजा पिया। आपने फिर वहां कौन था आमिर उसके बाद?
आपने आमिर किसकी खान। सैर आमिर की? खान। प्लेन। हमने एरोप्लेन की। एरोप्लेन कहाँ रुका? मून मून पे वहां पे क्या हो रहा था? क्रिकेट। क्रिकेट हो रहे। कौन था एम्पायर? कैटरीना कैटरीना कैफ। कैफ। क्या मिला आपको? मोबाइल। मोबाइल। मोबाइल में क्या दिखा? एलिफेंट। एलिफेंट। अपने लिए खुद की ताली मारिए, 20 शब्द आपने 5 मिनट में याद कर। तो ये है हमारे मन का मैनुअल। आप अवचेतन मन से 20 क्या 100 शब्द भी याद कर सकते हैं। अंजना बालिका नाम के यूट्यूब चैनल पर जाइए, मैजिक मेमोरी ऑफ द ब्रेन देखेंगे तो मैंने 100 नंबर आंखें बंद करके याद करके सुनाए हैं। तो नंबरों के लिए अलग टेक्निक होती है, उसमें हम हर नंबर के लिए एक पिक्चर को याद करते हैं। मैम एक मिनट रिपीट करें। अंजना बालिका मेरा नाम है, उसी चैनल पर आप मैजिक मेमोरी ऑफ द ब्रेन देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं मनस्वी मेमोरी टेक्निक। अगर आप अपनी शॉपिंग लिस्ट ले लें या आपने कोई भी हिस्ट्री के शब्दों को ही ले लें, एक राजा था, राजा क्या करता था, इस तरह कोई कहानी बनाएंगी तो आप बड़े से बड़े पैराग्राफ को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, उसमें रंग भरने हैं, कोई आवाज डालनी है, उसको कुछ अटपटा बनाना है और एक से दूसरा शब्द जोड़ते चले जाना है। इस मेथड को लिंकिंग मेथड या चेन मेथड भी कहते हैं, यानी कि एक से दूसरे चीजों को जोड़ते जाना। तो आपको कैसे लगी ये टेक्निक? बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत वेरी बढ़िया नाइस। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये है हमारे एनएलपी के। आप किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, किसी को शब्दों से चोट लगी है उन शब्दों को आप डिलीट कर सकते हो। हमारे जीवन में अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो हम उनको हटा सकते हैं अपने मन से। देखिए सब कुछ मन के अंदर हो रहा है, तो जो भी मन परिवर्तन लाना है वो मन में लाना है, ना कि लोगों में लाना है। न लोगों को उखाड़ना है, न लोगों को नुकसान पहुंचाना है। जो कुछ करना है हमारे अंदर मन के किले के अंदर करना है। ठीक है, तो मन बदलेंगे तो सब कुछ बदलेंगे। आप में से किसी को भी डायबिटीज या बीपी है? मुझे है। मुझे मतलब नाम क्या है? ज्योति जी। ज्योति। ज्योति जी आप आ जाइए। आज आपकी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं ज्योति जी। ज्योति जी आप मुझे बताइए एक लाइन में कि आपका नाम क्या है और आपको कौन सी बीमारी है? मेरा नाम ज्योति है। डायबिटीज, प्रेशर, थायराइड। डायबिटीज के साथ प्रेशर। कितने साल हो गए? डायबिटीज और प्रेशर 2018 में आया और थायराइड तो शायद 30-32 साल। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, मेरे पास डायबिटीज है? तो एक ही ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज है, शुगर है, प्रेशर है। तो वो कहाँ है? शरीर में है, भौतिक शरीर में शरीर है। में। शरीर में पाल रही हैं आप उनको, अच्छा। बीमारी को पाल रही है ना, हाँ। तभी तो कहते हैं ना हमें डायबिटीज है, यानी कि हम उसको हाँ। पाल रहे हैं तभी तो है बाल है ना। जैसे कि मेरे पास कोई गुड़िया है तो मैं बोलूंगी मेरे पास गुड़िया है पास गुड़िया है। ना। तो अगर इंग्लिश में बोलूँ तो आई हैव डायबिटीज बोलते हैं ना, आई हैव अ डॉल, आई हैव डायबिटीज। जब हम कोई भी शब्द में हैव लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज को हम एक धरोहर बना लेते हैं अपने शरीर के अंदर कि ये चीज मेरे पास है, तो वो प्रॉपर्टी बन गई ना, मेरे पास है भाई, मैं इसको पाल रही हूँ, है कि नहीं? हाँ। करेक्ट। जब हम हैव लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस में HAVE तो मतलब मेरे पास है, वो मेरी चीज हो गई ना, मेरी संपत्ति हो गई। तो बीमारी को भी आप संपत्ति की तरह सारी जिंदगी पालते रहते हैं, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, है एकदम ना, सही। मेरे पास है तो इसका मतलब वो संपत्ति बन गई, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको पाल रही हूँ, है ना। तो हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे बदलें? हम बोल सकते हैं ना मेरा नाम ज्योति बेन है और मेरे पास डायबिटीज है। अब हम इस हैव शब्द को हटा दें तो मैं बोल सकती हूँ ना मेरा नाम ज्योति बेन है और मेरे पास ये एक चुनौती है। आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। है ना, तो बीमारी दूर हो गई थोड़ी सी जब मैं कहती हूँ मेरे पास ये चुनौती है ना। अब मैं कहूँ मेरा नाम ज्योति बेन है, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने कहा कि मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ और चुनौती को और थोड़ा दूर किया। मेरा नाम ज्योति बेन है, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ और मेरे पास ये चुनौती है। अब क्या मैं सारी जिंदगी इस बीमारी को पालना चाहती हूँ? नहीं। तो मैं ये कह सकती हूँ ना ये चुनौती मेरे पास थोड़े समय के लिए है,
चुनौती शब्द ही निकल देते तो चुनौती निकाल दो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कि मैं होगा? एक स्वस्थ हूँ, मैं मैं एक स्वस्थ हूँ, व्यक्ति हूँ। तंदुरुस्त हूँ। हाँ, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और क्या बोलेंगे आप रोज? मैं एक स्वस्थ मतलब मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, निरोगी हूँ। वेरी गुड। तो ये है आपकी आइडेंटिटी। अगर हम किसी को भी बोले आई एम हेल्दी पर्सन, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, वो सब चुनौतियां हैं और वो सब धीरे धीरे गायब हो रही है। ठीक है, तो ये आप जब आइडेंटिटी चेंज कर देते, रोज सोने से पहले बोलते मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, आई एम हेल्दी वेल्दी वाइज, जो भी बोलोगे ना, तो वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। और सुबह जैसे ही आंख खोलने से पहले आप बोलते हो आई एम ए हेल्दी पर्सन, तो वो आपका अवचेतन मन ग्रहण करेगा। तो इस तरह आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वरदान हमें क्या मिला है? स्वास्थ्य का मिला है भगवान से। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो मास्टरपीस है, भगवान के द्वारा बनाया गया एक अनोखा चमत्कार है आप सभी लोग, क्योंकि आप से बढ़कर कोई है ही नहीं दूसरा। आप दुनिया में आपके जैसा कोई व्यक्ति को ढूंढ सकते हो? नहीं। तो आप ही एक अनोखे मास्टरपीस हो। तो आपका मन आपका दुश्मन भी है, आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र भी है। ठीक है, और आप ही अपने अवगुणों को जान सकते हैं, आप ही अपने स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं आपकी व्याख्या कर सकता। सो नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स, बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू योरसेल्फ। हमेशा बोले आई एम द बेस्ट, है ना? कोई भी अगर मुझे स्टूपिड, गधा कुछ भी कहे तो मुझे मानने की जरूरत नहीं। अच्छा तूने मुझे ये बोला तो मैं स्टूपिड हूँ, गधा नहीं। मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, मैं क्या हूँ? मैं एक अनोखी चमत्कार हूँ, भगवान की बनाई हुई एक अनोखी कृति हूँ। तो किसी के स्टूपिड डोंकी बोलने से मैं स्टूपिड डोंकी नहीं हो जाती। समझ गए? तो किसी के कहने से और मानने में मेरा मन क्या कहता है वो मुझे देखना है। क्लियर हो गया? मैम जैसे अब सब मुझे कहते तो बड़ी इमोशनल है और मुझे पता है मैं इमोशनल हूँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। आप मानते क्यों हो कि दूसरों ने कह दिया तो मतलब हाँ अच्छा मैं इमोशनल हूँ, तो आप मान रही है ना? क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि मैं इमोशनल हूँ। तो ठीक है, तो दैट इज योर आइडेंटिटी, एक्सेप्ट इट। डोंट गेट इन्वॉल्व विद अदर सेइंग अच्छा तुमने बोला तो मैं मान रही हूँ। नहीं, ठीक है, आई एम इमोशनल, ओके, एक्सेप्ट माई इमोशनलनेस। ठीक है, अगर हूं तो हूं, अगर मैं स्टूपिड हूं तो मैं हूं स्टूपिड। ठीक है, अगर नहीं हूं तो नहीं हूं ना, मैं क्यों मानूं कि मैं स्टूपिड हूं? गॉट माई पॉइंट? ये तो आपके ऊपर है ना, आपका बिलीफ क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है। क्या आपको लगता है कि आप इमोशनल हैं तो आप इमोशनल, लोगों के कहने से आप इमोशनल मत होइए ना। पर मैम आपको किसी से सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन की आवश्यकता क्यों है? मैं ये बोल रही हूँ, कोई आकर आपकी पीठ क्यों थपथपाए? आप खुद भी तो पीठ थपथपा सकते हैं ना। अच्छा खाना बनाया, ओके, अंजना हैज गुड मेड गुड फूड, अंजना इज अ गुड स्पीकर। तो हमें किसी की वैलिडेशन की और सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। अभी तो मन का मैनुअल पढ़ा है, फिर फायदा क्या हुआ मन का मैनुअल पढ़ाने का? आपका मन आपका मित्र, आपका मन आपका शत्रु। तो आप अपने मन का किस तरह उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर। क्लियर? यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत मजा आया मुझे। लेकिन मैम एक क्वेश्चन है मेरा। पूछिए, एक क्या दो पूछिए। शुगर निकल गया, चलो समझो स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, प्रेशर निकल गया, थायराइड निकल गया, सब निकल गया, सब से मैं तंदुरुस्त हूँ। लेकिन जो अंदर का एक अंग ही निकल गया तो वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। क्या निकल गया? एक कपोज, एक दो किडनी में से किडनी निकल गई है तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ, देखो बीमारी है ना, ये बीमारी क्यों आती है? डिसीज का मतलब डिसईज, हमारे शरीर में कुछ सही नहीं है इसलिए आ रहा है ना। और वो आपको जगाने के लिए आ रही है, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। हमें भगवान ने किस लिए यहाँ भेजा? खाने पीने ऐश करने के लिए थोड़ी भेजा था, है ना? भगवान ने क्या कहा? आप सब लोग अपने आप को पहचानो, आत्म स्वरूप हो, आप ध्यानी बनो। ध्यान के द्वारा कितनी सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, थर्ड आई, टेलीपैथी, ये सब जानने के लिए भेजा, ना कि इस प्रापंचिक दुनिया में प्रपंच करने भेजा, है ना? इसलिए बीमारी आपको कुछ ना कुछ लेसन देने आ रही।
है ना। तो वो लेसन सीख लिया आपने तो वो बीमारी भी चली जाएगी। कुछ सीखा उससे बीमारी से, है ना, क्यों आया है, किस लिए आई है, तो ये आपको सिखाने के लिए आती है। जब तक आप ये नहीं समझते ना कि मैं आत्मा हूं, आपको डायबिटीज जैसी बीमारी आएगी। हाइपरटेंशन क्यों आता है, आप लाइफ का पर्पस नहीं जानते, इसलिए आपको बीपी जैसे बीमारी है, क्योंकि आपने जीवन में अपना लक्ष्य और उद्देश्य पूरा नहीं किया। तो हर चीज बीमारी का एक ना एक आध्यात्मिक कारण है। इसीलिए वो स्पिरिचुअल टैबलेट सर ने बनाया कि हर बीमारी के पीछे एक आध्यात्मिक कारण की खोज में सर ने इतने सारे विजडम टैबलेट्स को बनाया, मतलब ज्ञान की गोलियां। तो हर बीमारी के पीछे एक ना एक रहस्य, और हम जब उस रहस्य को सीख लेते हैं, हमारे कौन से कर्म सिद्धांत की वजह से हमें ये बीमारी आई है, तो हम सीख लेते हैं, तो वो बीमारी धीरे धीरे दूर चली जाती है। ठीक है, अब लोगों के कैंसर तक ठीक हो गए ध्यान से, माइग्रेन ठीक हो गया, बहुत लोगों के बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती, क्योंकि उनके कर्म सिद्धांत से उनकी गलती पता चल जाती है, उनको ये बीमारी क्यों आई है ये पता चल जाता है। तो ध्यान करने से ही पता चलेगा ना। मास्टर ये होपोनोपोनो जिस है ना, उसमें भी शायद ये जो भी हमारे अंदर होता है ना, जो नेगेटिव थॉट्स या फिर बीमारी, वो भी चली जाती है, ऐसा कुछ माना जाता है। क्या ये सच है मास्टर? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। हम्म। होपोनोपो क्या है, एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। जब आप माफी मांगते हैं, जब आपको पता चल जाता है, ठीक है ना, तो आई एम क्षमा सॉरी, प्रार्थी हो प्लीज जाते हैं, फॉरगिव क्षमा मी। मांगते हैं आप। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वेरी जो गुड। भी है। हाँ, वो होपोनोपोनो करते समय करते, हाँ, हर बार बढ़ाती रहती हूँ। जो भी कुछ मेरे हाथ में जो भी आए, वो सभी थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, ऐसे बोलती ही रहती हूँ मैं। तो फिर हमारे अंदर जो भी है, क्या वो चली जाएगी मास्टर? आप उसको दिल से करेंगे ना, जैसे एक ही भाव को लेकर जा करिए। मान लो आपको कोई गिल्ट आ रहा है, तो उस भाव को, गिल्ट को एक पेपर पे लिख दीजिए। आप होपोनोपो जितनी बार लिखते हैं, अपने आप पेन रुक जाएगा ना, तो वो गिल्ट भावना चली जाएगी। बार बार नहीं करना, कोई एक भावना को लेकर पेपर में बैठिए, होपोनोपो प्रेयर लिखिए, और आप ये 5 लाइनें जब तक दोहराती जाएंगी, जब तक आपका हाथ नहीं रुकता, तब तक आप उसको लिखते रहिए। 5 बार, 10 बार, 15 बार, आपका मन खुद कहेगा स्टॉप। तो फिर वो ये भावना जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, आपको इसकी समझ में आ गया क्यों गिल्टी है, कि क्यों आप पश्चाताप कर रही हैं, क्यों आप इतनी इमोशनल हो रही हैं, क्यों माफी मांग रही हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये नहीं कि हम करते जा रहे हैं, जैसे हम जाप माला करते जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है हमारा। तो भाव होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं, पेपर जब पे लिखो हमें ना, तब पता चलेगा कि हाँ, ये मेरी भावना है, इस इंटेंशन के लिए मैं ये होपोनोपो प्रेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं सोचूं कि मेरे ब्रेन में स्ट्रेस चल रहा है, मैं अपने ब्रेन के लिए लिख सकती हूँ। हाँ, तो लिखो ना, आई हैव स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस लिखो, और आप होपोनोपो प्रेयर लिखो, और तब तक लिखते रहो जब आपको लगे कि पेन आपका कहे स्टॉप। तो इसका मतलब स्ट्रेस धीरे धीरे चला जाए। ये या तो आप 4। ईएफटी टैपिंग करो, हाँ अगर आपको जी। जल्दी रिजल्ट चाहिए, 5 मिनट में स्ट्रेस हाँ, गायब करना है, तो ईएफटी टैपिंग करो तो भाग जाएगा। ये सारी। हाँ हाँ जी। हाँ, करेक्ट। हाँ, यस। ये और मनस्वी, मैडम आपको कुछ पूछना है? ये मैडम एक क्वेश्चन है नो मेरा। हाँ, पूछिए सर। हेलो, मेरा एक कहाँ पर क्वेश्चन है है। सर आप? हाँ, रमेश कुमार, हाँ बताइए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने एक लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस लेक्चर के अंदर आपने बताया कि 2 तरह का दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ठीक है। हम इसका सिर्फ 2% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 98% जो हमारा ब्रेन है वो मतलब साइलेंट रहता है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो बताइए आप। अभी तो बताया सर, इतना कुछ पूरी राम कहानी हो गई, आप राम पूछ रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं मैंने नहीं। नीता जी को क्या कराया, आंखें बंद करके सब चीजें कराई ना, हाँ, तो वो क्या था, अवचेतन मन ही तो था। अभी तो मैंने आपको बताया, डायरी कहाँ है हमारी, लाइब्रेरी मैडम, कहाँ है, सारा कुछ तो अवचेतन मन है, उसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? कॉन्शियसली तो आप सिर्फ 5-6 चीजें ही याद कर पाते ना। हाँ तो तो 98% याद करने का तरीका तो सिखाया आज। मैडम जो 98%, ये तो 1 घंटे के लेक्चर के अंदर आदमी इतनी जल्दी तो डेवलप नहीं हो सकता। तो सर मानते वही तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप आंखें बंद करके जितनी ज्यादा लाइफ की मूवीज बनाएंगे ना, उतनी ज्यादा आप उस मन को याद करेंगे। देखिए, आपको बचपन में याद है हम मेमोरी गेम खेलते थे, एक थाली में बहुत सारी चीजें रख देते थे और रुमाल रख देते थे, रुमाल हटा के हमें लिखने को कहा जाता था, याद है?
तो याद है। हम कितनी चीजें लिख पाते थे, 5 या 6 ही ना। ठीक है। पर अब अगर इसी तरह कहानी बनाकर उन सारी चीजों को याद किया जाए आंखें बंद करके, आपको बहुत सारी चीजें याद हो। बहुत सारी चीजें याद देखिए, रहेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आपके घर में अभी बत्ती चली जाए ना, आप यहाँ से उठकर बाथरूम आराम से जा सकते हैं। कोई शक की बात है? नहीं, कोई शक की बात नहीं है। क्यों? आपका अवचेतन मन सारा रास्ता याद करके रखा होता है उसने। उसको बिल्कुल, लाइट की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, उसको हर अच्छा। कमरे का पता है, कमरे में कुर्सी कहाँ रखी है, कमरे में अड़चन कहाँ है, सब पता है। वो सीधा आपको बाथरूम तक लेके जाएगा। तो ये माइंड आप कब यूज करते हैं? कभी यूज करते हैं, दिन में नहीं करते ना। तो यही सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है। जेब में काफी सारी चीजें डालिए, आंखें बंद करके टटोल के देखिए कि आप सभी चीजों को पहचान पाते हैं कि नहीं। कमरे में टीवी ऑन करिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, जब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या आप पहचान पाते हैं, इसको टेस्ट करिए। ठीक है। एक पार्क में जाके बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, कितनी चिड़िया बोल रही हैं, कौन कौन सी चिड़ियों की आवाज आप पहचान पाते हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हर दिन अपनी लाइब्रेरी को चेक करिए, कितने लाइब्रेरी में चीजें हैं। आपकी दादी की आवाज पहचान पाते हैं, नानी की, कितनी सारी अनगिनत, 100 से भी अधिक आवाजों के पास आपके पास स्टोरेज होगा। तो है ना, तो ये आपकी लाइब्रेरी कितनी वास्ट है। A to Z के अलावा भी तो कितने चित्र हैं आपके मन में। आप कभी अपने नानी के घर गए होंगे, लखनऊ गए होंगे, इलाहाबाद गए होंगे, उन सब के चित्र है कि नहीं आपके पास? तो ये खजाना ही तो है हमारे पास, और क्या है, हम इनको वापस रिवाइव नहीं करते। यही एक तो कारण है, जब तो मैंने आपसे पूछा। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, इसको अगर आप डेली रिवाइव करेंगे ना, तो आप बहुत सारे चित्रों के बारे में जान पाएंगे। कोई किताब पढ़ ली, बंद करा, चलो कितना याद हुआ, आंखें बंद करके देखिए कौन से पेज पर क्या है, मुझे याद है कि नहीं। यही तो आपको करना है, तो आपको याद रहेगा। पर आप कॉन्शियसली आंखें खोल कर करेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, 5 या 6 शब्द। समझ गए? तो हमें इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, कॉन्सेंट्रेट, इसलिए जितना ध्यान करेंगे ना, आपकी ये अतेंद्रियां भी खुल जाएंगी। तो आप आंखों के पार भी देख पाएंगे, दूसरों के मन को पढ़ पाएंगे, आप ब्रह्मांड के उस छोर में भी जा पाएंगे, 5D तक जा पाएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल कर पाएंगे, दूसरी दुनिया में भी जाकर वापस आ सकते हैं। यही बैठे बैठे नींद में भी हम अमेरिका जाकर वापस आ सकते हैं, है कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? नींद में भी हम नानी के घर जाके आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। तो वो ही सब कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड है, यही तो हमें यूज करना है, और यही करते आए हैं। पर किसी ने बताया नहीं है कि ये अवचेतन मन की शक्तियां हैं। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। क्लियर? क्लियर? अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए हमें ये टेस्टिंग करनी चाहिए, मतलब। हाँ, आप अपनी आंखें बंद करेंगे तभी आप सबकॉन्शियस माइंड तक जा पाएंगे। खुली रखेंगे तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जब रात को नींद आ रही होती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। देखिए, सो गए, मान लीजिए घर में एक लोटा गिरा, झट से उठ जाएंगे, कैसे? आपके कान तो जागृत हैं, वो तो नहीं सो रहे ना। नींद में भी कभी नहीं सोते कान। खटका हुआ, फट से उठ जाएंगे, अरे चोर तो नहीं आया। तो कौन है जागृत? अवचेतन मन जागृत हो जाता है, कॉन्शियस माइंड जागृत नहीं होता, कान जागृत हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, इनपुट्स पे काम करेंगे तो अवचेतन मन और भी शार्प होगा। 5 इनपुट पे काम करना है। कितने सारे चीजों को, सुगंध को देखिए, कितनी पहचान पाते हैं, पेट्रोल की महक, गुलाब की महक, चमेली की महक। कितनी इंद्रियों से आप काम लेंगे ना, उतना आपका अवचेतन मन एक्टिव होगा। यस, थैंक यू, थैंक यू। करेक्ट। तो बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसने किताब लिखी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसने लिखी है मुझे याद नहीं आ रहा, किसने लिखी है? बेटा आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ। यस, जोसेफ मर्फी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जोसेफ मर्फी ने लिखी है, करेक्ट। अगर उससे भी आगे आप पढ़ना चाहे ना, तो टोनी रॉबिन्सन की किताब पढ़ेंगे ना, तो आपके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मॉडर्न गीता है, अवेकन द जायंट विद इन। अपने अंदर के सोए हुए सुप्त शेर को जगाइए, यानी अवचेतन मन को जगाइए। ठीक है? तो टोनी रॉबिन्सन कहते हैं, आपकी क्वालिटी लाइफ की आपके प्रश्नों के ऊपर निर्भर करती है। दिन भर में जितने ज्यादा आप प्रश्न करेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। जितने ज्यादा प्रश्न, उतने ज्यादा आपकी क्वालिटी बदल जाएगी। आप एक भी प्रश्न डालेंगे ना, आज मुझे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, आप चुपचाप क्वेश्चन डाल के बैठ जाइए, 24 घंटे के अंदर आपका मन आपको जवाब देते। जितने ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे, वो कहीं से भी लाइब्रेरी से, ब्रह्मांड से ढूंढकर आपको उत्तर दे देगा।
तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन डालेंगे आपका अवचेतन मन उतना ही एक्टिव होता चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को आगे से ये मत बोलना कंसंट्रेट करिए, उसको मतलब बताइए उस चीज का क्या होता है, उसका देखिए इंटरेस्ट है कि नहीं, उसकी कोई मूवी बनाइए, उसको सहज भाषा में सिखाने की कोशिश करिए तो वो जल्दी सीखेगा, ना कि उसको बड़े बड़े शब्दों से डराइए कि कंसंट्रेट कर। हम खुद नहीं कंसंट्रेट कर पाते तो बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, तो उनको पहले रुचि बनाइए, रुचिकर बनाएंगे। देखिए सब्जी भी रुचि होगी तभी मजा आएगा खाने में, नहीं तो आप अपनी बीवी को ही कहेंगे क्या सब्जी बनाई, इसमें स्वाद ही नहीं है। रुचि होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, मैम इंटरेस्ट बट हर रहेगा सब्जेक्ट में तो बच्चे को तो रुचि नहीं हो सकती ना। तो वो आपको जानना है ना कि नहीं उसको नहीं, क्या, अगर आप एक पराठे 8 में सब्जेक्ट है, स्कूल की मैं बात करूं, अगर 8 सब्जेक्ट है, 8 में उसका इंटरेस्ट नहीं है, कोई 4 में है तो 3 नहीं है, तो लिटरली उसको पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन पर तब उसको वो इंटरेस्ट तब जागृत फोकस तो नहीं कर रहता। सकते हैं ना आप, कहानियों द्वारा उसकी चीजों को देखो, आप उसका VAK निकालो, आप उसका इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं उसको। आजकल वीडियो का जमाना है, स्मार्ट क्लास का जमाना है, उस सब्जेक्ट का स्मार्ट क्लास दिखाइए, वीडियो दिखाइए, अपनी मातृभाषा में उस सब्जेक्ट को पढ़ाइए तो वो जल्दी पिकअप कर लेगा। यू हैव मैम टू मेरा मेक बच्चा है हिम लव जैसे, द सब्जेक्ट, यू हैव टू मेक हिम लव दैट सब्जेक्ट, बस मेरा दैट्स ऑल। मैम मेरा बच्चा रैप करके सब कुछ लर्न करता वेरी गुड, तो वही है। सब्जेक्ट जो हाँ, इंटरेस्टफुल नहीं है वो उसको रैप करिए, तो यही तो ज्योग्राफी की क्रिएटिविटी जितनी है, यही तो ज्योग्राफी के जितने क्रिएटिविटी है। नाम है ना, वो सब रैप में उसको फिक्स कर देता है, फिर रट लेता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, दैट इज, यही तो मैंने आज आपको कराया। हाँ, जब वो रैप हो जाता है ना, राइट, एक लय में आ जाता है, रिदम में आ में जाता आ है, जाता सबकॉन्शियस माइंड की भाषा क्या है, संगीत गाना, यही सब तो है उसकी क्रिएटिविटी। मैंने आपको क्या किया, क्रिएटिव स्टोरी तो सुनाई, क्रिएटिव स्टोरी। दैट इज द लैंग्वेज। जिस दिन आपने लैंग्वेज पढ़नी सीख ली, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैम आप कौन सा वीडियो बोले, आपका अंजना आपका मैजिक वीडियो है ना मेमोरी ऑफ सर? द ब्रेन, मैजिक मेमोरी ऑफ मैजिक द ब्रेन। मेमोरी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो सुमित्रा जी कहाँ चली गई? मैम कल भी आपका ही है? नहीं, कल तो नहीं है मेरा। ये तो और चाहिए था। मैम यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई। तो मैं लेती रहूंगी, आती रहूंगी जब हाँ भी मैम, आपका सैटरडे सेशन फ्री। को ही हमारा ये होता है होलिस्टिक लाइफ, तो ये मैम को सैटरडे को फिर आप बुलाएंगे आपकी डिमांड पे, आप लोग ठीक है, ठीक चाहेंगे है। तो। हाँ, बिल्कुल, बहुत तो जरूरी है। मास्टर कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो मैम से पूछ सकते हो, और किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो। रमेश कल्पेश जी, जी, आपको कुछ गेन हुआ इससे, आज सीखा आपने, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा 1%? यस मैम, कल्पेश बहुत जी, अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक मैडम यू। मैडम मैडम, हाँ ये जी, जो आपने टॉपिक समझाया ना आज, ये जो टॉपिक था ये अचानक से आया है हम सबके सामने, और ऐसा नहीं है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, और हम करते हैं, लेकिन उसको आपने एक तरीके से समझा दिया। थैंक यू सर, मैं फीलिंग ब्लेस्ड। ये हाँ है, कल्पेश जी, कुछ बोल रहे हैं आप? यही है। मैम मेरा एक सवाल है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कल्पेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए सर। हाँ सर। बंद हो गई। हाँ जी बोलिए, मैम। आपका एक मैम, टेक अवे जब सर, भी क्या आप, आज आपने सीखा इसमें से कुछ? नहीं मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये बोल रहे हैं कि हम बचपन से जितने भी यहाँ पे जैसा भी जीवन जिया, वो सब मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में है, यस है। और वो मेमोरी हमारे जाने के बाद फ्यूचर में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? अगले जन्म में आएगा वो। यस यस। यानी कि हम जितना भी पॉजिटिव डालते हैं सबकॉन्शियस में, तो वो अगले जन्म में मेरे लिए वो प्लस रहेगा। यस, तभी तो कहते हैं ना आत्मा मरती नहीं है। इतने तो ये अवचेतन मन ही तो है जो जाता है, और इसके अलावा जो आपका लोअर सेल्फ है, यानी कि आपकी नकारात्मकता जो है उसको हम लोअर सेल्फ बोलते हैं। जो आप अपने आप को देख रहे हैं वो आपका रियल सेल्फ है, मतलब वर्तमान में जिसको हम जी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सेल्फ है जिसको हम बोलते हैं हायर सेल्फ, जो आपकी चेतना की आवाज है।
आप आवाज सुनते हैं ना, अंदर की एक आवाज आती है, ये मत कर, वहां मत जा, तो वो जो आवाज कहाँ से आ रही है, वो आपके ऊपर हायर सेल्फ से आ रही है। ठीक है, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका लोअर सेल्फ और आपका ये रियल सेल्फ ये दुनिया छोड़ देते हैं, पर जो जीवित रहता है वो कौन है, हायर सेल्फ। इसलिए कहते हैं ना, एक धागे से हम एक रिचुअल करते हैं, ठीक है, तो वो हायर सेल्फ जो अगली आत्मा तक पहुंच जाता है। तो हायर सेल्फ जो है वो हमेशा जीवित रहता है, वो अगली आत्मा अगले शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आपका आत्मा का कर्म सिद्धांत वहीं से शुरू होता है जहां से आपने ये वाला शरीर छोड़ा था। ठीक है, इसलिए सारी मेमोरीज अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो। इसलिए तो कई बार हमें बचपन में 0 से लेकर 1 साल तक बहुत सारी यादें याद आती है, हम मुस्कुराते रहते हैं, है ना बचपन में, पर हम किसी को बता नहीं सकते। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो सारी यादें ही तो हैं। आप पीटर रिजोलू, अगर आपको मृत्यु के बाद क्या होता है किताब पढ़नी है तो पीटर रिजोलू की किताब पढ़िए, आत्मा की कथा, एक आत्मा की कथा, शायद जर्नी ऑफ ए सोल। किसका किससे हाँ पुष्कर जी पूछिए। हाँ पुष्कर जी पूछिए। मेरा एक सवाल था मैम। हाँ पूछिए। जैसे एक मिनट पुष्कर जी, 1 मिनट रुक सबकॉन्शियस जाइए। हाँ सोनम जी बताइए। मैम, जैसे सबकॉन्शियस माइंड हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं या जो भी चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाते हैं, वो चीजें हमारी होती जाती हैं हमारे लिए। उसके बाद अगर हम अदर पर्सन के लिए कुछ सोचते हैं तो क्या वो भी सच होती हैं? अदर पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं आप? बुरा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं? नहीं, अच्छा सोचें तो ये तो मुझे पता है कि नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, जैसे हम पॉजिटिव किसी के बारे में सोचते हैं। अब आप क्या सोच रही है आपके ऊपर निर्भर करता है ना, दूसरे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। जैसे आपने सोचा कि वो गधा हो जाए या मंकी हो जाए तो वो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्या सोच रहे हैं इस पर निर्भर करता है ना। उसके साथ अच्छा हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, आप ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो शायद ब्रह्मांड सुन ले। ब्रह्मांड भी तभी सुनेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी एक होगी, और ब्रह्मांड को उसका कर्म उसके लेखा जोखा के अकॉर्डिंग देना होगा, आपके लेखा जोखा के अकॉर्डिंग नहीं। समझे जी। तो उसको अगर नौकरी मिलनी होगी तो उसने अच्छे कर्म किए, अच्छा परिश्रम किया तो उसको मिल जाएगी। आप तो सिर्फ उसको आशीर्वाद और ब्लेसिंग दे सकते हो, अच्छी कामना कर सकते हो, शुभकामनाएं दे सकते हो। जी मैम। हाँ सर बोलिए पुष्कर जी, सॉरी आपको वेट कराया। कोई बात नहीं। मैं कह रहा था पीएलआर के बारे में आपका क्या कहना? पीएलआर के बारे में क्या पूछना है सर? उसमें तो ध्यान करना पड़ता है, या आप अल्फा बीटा थीटा लेवल में जाके किसी को रिसर्च करेंगे तभी पीएलआर हो पाएगा। उसको रिसर्च करेंगे ना सर, डीपन करेंगे, उसकी चेतना को सुलाएंगे और उसमें गहरा ध्यान कराएंगे, तभी तो उसका पीएलआर हो पाएगा। मैंने हिप्नोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर कोर्स किया हुआ है सर, मैंने भी किया है। तो मैंने वही सर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया हुआ है कोर्स में। तो अच्छा। वही तो बोल रही हूँ, तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा ना सर, डीपनर डालना पड़ेगा, उसकी चेतना को और सुलाना पड़ेगा जब तक कि वो अल्फा बीटा और टीटा लेवल तक ना पहुंच जाए बंदा, तभी तो उसका पीएलआर जागृत हो पाएगा। हाँ जी। तो पीएलआर के लिए तो वही सबकॉन्शियस माइंड में ही जाना पड़ेगा। सारा कुछ तो अवचेतन मन है सर, हिप्नोथेरेपी अवचेतन मन है पूरा। हाँ जी, बस यही पूछना था। प्रोग्राम तो तभी कर पाएंगे ना जब तक उस व्यक्ति को उसकी चेतना पे आप सुला देंगे, तभी तो आप प्रोग्राम कर पाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। ध्यान ही तो कराना है सर, डीप ध्यान कराएंगे तो उसका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, और एक दिन से नहीं होगा सर, नहीं, कम से कम 61 डेज तक तो उसको रेगुलरली वो मतलब करना पड़ेगा हिप्नोथेरेपी, तभी तो वो माइंड की हैबिट बनेगा। ओके, थैंक यू सर। आपका पहले भी कुछ सेशन चल रहा था, वो आप बंद के बारे में बता रहे थे। बहुत बढ़िया सर। ये शांभवी क्रिया में तीनों बंद लगाए जाते हैं। ये एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने वो जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनको ये उड़ियान बंद और जलंधर बंद ऑटोमेटिक लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा।
हाँ, तो उन्होंने बताया कि जितना आप मेडिटेशन करते जाओगे तो धीरे धीरे करके आपको ये अनुभव होंगे। तो मैं वही ये भाई साहब ने पूछा था तो मैं चर्चा कर रहा था उसी चीज पे। तो 10 मिनट पहले आकर के यही चर्चाएं होती है। ठीक है, ठीक है। मैं 2014 से सिर्फ ये शब्द सतगुरु की शांभवी सीखी थी मैंने, और आज भी अच्छा जी। प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसमें ये प्रक्रिया कराई जाती है ना, बंद और क्या? कुंभक रीचक वाला जो, तो हाँ इसी जी। से मेरे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन आया। यानी कि आपका जो थर्ड आई है, इंट्यूशन है, ये सब जागृत हो जाता है धीरे धीरे। आपको कोई ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ। तो इन्हीं ये जो सांसों की प्रक्रिया से ही बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल। जैसे मैं अभी इंट्यूशन से अभी वो पढ़ लेती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ लेती हूँ, और अच्छा आपके आप। एंजल्स को बुलाकर मीडियमशिप कर लेती हूँ। कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए तो उसकी एंजल्स को बुला के आप पूरा का पूरा ऑटोमेटिक राइटिंग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बार किया है और बहुत सत्य निकलता है। तो उस व्यक्ति का मतलब वो पता चल जाता है, वो कहता रहता है। जैसे मरे हुए व्यक्ति भी बोलते रहते हैं ना कि आज आपने घर में ये क्यों बनाया, तो वो व्यक्ति सोचता है कि इसको कैसे पता चला। अच्छा, तो आकाशिक रिकॉर्ड कैसे करती होता है हूँ मैम ये? करती हूँ सर मैं आकाशिक रिकॉर्ड, अगर कोई करवाना चाहता है तो कर सकती अच्छा। हूँ। उसके लिए मैं मतलब अलग से ना मेडिटेशन करके फिर करती हूँ, उनके सामने वगैरह नहीं करती ये प्रक्रिया। तो हाँ जब मेरी ये। सुविधा होगी तो मैं अपने आप अनुसार मेडिटेट करके उस लोक में जाकर वहां से फिर डाउनलोड लेकर आती हूँ। अच्छा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ सर, ध्यान करेंगे तो ये सब चीजें, ये तो यही सब चीजों के लिए तो भगवान ने हमें भेजा। इतनी मतलब मधुर मधुर चीजें हैं, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, ये प्रापंचिक दुनिया में थोड़ी मिलेंगे आपको। नहीं। तो मैं तो एक ये। सिंपल गृहिणी थी, मैं तो यही तो बोल रही हूँ। इतना सारा बदलाव ये सब आया क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब, हिप्नोथेरेपी, ये सब सीखने की वजह से तो आया। आपके थर्ड आई एक्टिव है? और किसी का कोई सवाल है? यस मथारू जी बोलिए, आपका कोई सवाल मथारू जी? नो क्वेश्चन। तो मैम मास्टर ध्यान किसी के का? साथ बुक रीडिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैडम के साथ बुक रीडिंग नेक्स्ट सेशन में, मैम अक्टूबर के सेशन में मैम को बुलाएंगे। नहीं, मैं अभी ये तो पूछ रही थी कि जैसे हम रेगुलर ध्यान करते हैं, इसके साथ हमें बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। जी जी मैम बिल्कुल, स्वाध्याय तो जरूरी है, मस्ट है। अगर आप स्वाध्याय नहीं करते ना, किसी भी पीएमसी चैनल में जाके स्वाध्याय सुन लीजिए। अगर आप नहीं बुक पढ़ सकते तो स्वाध्याय सुन लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा किसी भी किताब का, या आपके पास जो भी किताब है, एक पेज भी आपने पढ़ा, उसमें से क्या सीख लिया, या ये पन्ना क्यों खुला है, ये भी करेंगे ना तो ये भी एक स्वाध्याय है। जरूरी नहीं है पूरी किताब पढ़ा जाए। आज अगर आप एक पन्ना भी पढ़ते हैं, उस वो पन्ना क्यों खुला मेरे लिए, भगवान ने मुझे इसमें क्या बताने के लिए ये पेज खोला, एक सीख भी आपका जीवन बदल सकता है। तो वही इंपॉर्टेंट है। अगर एक साईं बाबा का सीरियल देख रहे हैं तो साईं बाबा ने आज आपको क्या सीख दी, क्यों देखा आपने ये सीरियल, अगर ये भी एक सीख ली ना तो वो भी बहुत है। जैसे उस दिन वो कोई सीरियल है, उसमें ना वो एक लत के ऊपर था कि वो ना चरस गांजा बेचता था। तो भगवान साईं बाबा उसको कह रहे हैं कहीं मेरी कोई तो लत तो नहीं है। तो वही एक लाइन मेरे लिए काफी थी। आप अपने आप को क्या चेक करते कि मेरे को किसी चीज की लत तो नहीं है। तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ नशीली चीजों की लत हो, तो मुझे भी तो कोई ऐसी चीज होगी ना जिसकी लत हो सकती है। तो वही मैं बोल रही हूँ, जब भी कोई सीरियल देखो या कुछ भी देखो, उसमें क्या सीख है मेरे लिए, आज ये क्यों दिख रहा है मुझे। हमने कभी लाइफ को इतनी सीरियस लिया ही नहीं है, हम तो सीरियस बस। नहीं लेना, लाइफ को सीरियस मत लेना प्लीज। हंसी मजाक अच्छे से रहो, बहुत खुश रहो। आत्मा का रियल स्वरूप खुश रहने में, सीरियस मत रहना प्लीज। हंसते रहो, खेलते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम ज्ञान की मोतियों को बस सीखते रहो। हाँ, बस सीरियस ज्ञान मत को लेना, सीखना लाइफ है। सीरियस हो जाती है ना तो फिर बीमारियां आ जाती हैं उसमें। बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव, खुश रहो बस। अच्छे से खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, है ना। कोई भी कुछ बोले उसका बुरा मत मानो, अपने ऊपर मत लो। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरी खुशी किसमें है, ये देखो बस। सीरियस मत लेना लाइफ को, ठीक है। पिक्चर भी जाओ, अच्छे से एंजॉय करो, बच्चों के साथ खेलो, ना सब कुछ करो,
सीरियस मत लेना, जब सीरियसनेस आ जाती है लाइफ में बीमारी आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखो, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान करोगे ना तो वक्त भी ज्यादा मिलेगा। 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है, तो 5 घंटे या 4 घंटे सोना भी पर्याप्त हो जाता है जब ध्यान बढ़ा दोगे। ठीक है ना, खुश रहो, खुश आत्मा का रियल स्वरूप खुश रहने में। पीस, ब्लेस, ऑनेस्टी, ये सब आत्मा के रियल स्वरूप है। वननेस, लव, सिंपैथी, कंपैशन, ये है आत्मा के गुण। जो भी आता है ना वो बांटो। ए आता है तो ए बांटो, बी आता है तो बी बांटो। पत्री जी कहते हैं जितना आता है, जितनी भी विद्या अपने पास रखकर क्या करना, ऊपर लेके थोड़ी जाना है, तो जो आता है बांट के जाओ यहीं पे। मैम आपको कितना टाइम लग गया ये सारी नॉलेज लेते हुए, ये ध्यान में अरे आए बहुत हुए? जन्मों की नॉलेज है ये। आप ये मत समझो इस जन्म में ली है, पता चले कुछ जन्म पिछले जन्म के भी तो होंगे ना। ये मत सोचो आप अपनी प्रोग्रेस पे कहाँ हो, ये हर आत्मा का अलग अलग प्रोग्रेस है। एक ना एक दिन आप देखो, अमिताभ बच्चन ने शुरू शुरू में क्या ख्याति पाई, नहीं है ना, स्ट्रगल था ना उसके जीवन में भी, बहुत है ना, तो उसके बाद ही तो वो अमिताभ बच्चन बना। सचिन तेंदुलकर ने पहले दिन ही सेंचुरी मार ली। अगर मैं सचिन तेंदुलकर से पूछूं आपको कितने साल लग गए सेंचुरी मारने में, तो पता चला उसने पिछले जन्म में भी क्रिकेट खेला हो, तो है ना। तो हम किसी को भी इसमें ना इस फील्ड में जज नहीं कर सकते। पता नहीं वो ओल्ड सोल है, इमेच्योर सोल है, बेबी सोल है, किस सोल लेवल पर है। तो जरूरी थोड़ी इसी जन्म का ज्ञान हो। पता चला कितने जन्मों का ज्ञान लेकर अभी हम आए हैं और इसको और बढ़ा रहे हैं। हम तो अपने लिए यही लक्की सोचते हैं कि हमें आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। और अगर मुझे ये ना मौका हमें मिल रहा पता है आप चले लोगों को ज्ञान देने का, तो मैं भी अपने आप हाँ को लकी समझ रही हूँ। हमें मतलब कि ये प्रिविलेज ना मिलती तो हम तो वंचित ही रह जाते ना। नहीं नहीं, अभी जो संसार में हो रहा है ना, अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे ना तो बहुत जल्दी विकास होगा, क्योंकि बहुत जल्दी आत्मा का उद्धार हो रहा है। बहुत सारे लोग आपका उद्धार करने के लिए भगवान ने भेजे हैं। ठीक है, उस दिन मैं किसी पेशेंट को बोल रही थी, वो जज है, कोर्ट का ना वकील है, तो मैंने बोला जब आपके कोई भी केस जीत जाते हो तो आप उसके लिए भगवान बन जाते हो कि नहीं। कहता मैडम ये बात तो सच है। तो आप सभी लोग किसी ना किसी के लिए भगवान बन सकते हो, है कि नहीं। मान लो आपने काम वाली को ही आज कुछ दे दिया, है ना, और उसका वो दर्द ठीक हो गया। ठीक है, मान लो आपने उसको भूख लगी थी, आपने सेब दे दिया, तो आप उसके लिए उस दिन भगवान बने कि नहीं। तो आप सभी भगवान बन सकते हैं। इसलिए भगवान पत्री जी ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मतलब हम सभी भगवान हैं और कभी ना कभी किसी के लिए भगवान बन सकते हैं। देखो कभी भी हम दुख में होते हैं, भगवान हमारे लिए मदद भेजने के लिए कोई ना किसी को भेज देता है ना, तो वो भगवान तो कृष्ण राम के रूप में नहीं आ रहे ना, कोई ना कोई आदमी इंसान ही आके तो हमारी मदद कर रहा है। हमें सही टाइम पे ऑटो मिल जाता है, हमें सही टाइम पे ट्रेन मिल जाती है, तो ये क्या है ये। तो भगवान भी तो किसी ना किसी रूप में हमें आके मदद कर रहे हैं। तो मास्टर आज भगवान जो सभी मैम जगह आपके हम सामने अच्छे बैठी विचार है, रखेंगे तो सब जगह अच्छा ही होगा। सच सच में मास्टर। आप बोलिए पुष्कर जी। मैं ये कह रहा था मैम, आज की डेट में 80-85% लोगों को फ्री का ज्ञान तो चाहिए ही नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देख लिया, बहुत सारे लोगों से मैं बात भी करता हूँ, तो उनको फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। कोई बात तो नहीं सर, पैसा हाँ पैसा जी, ले लीजिए। क्या चीज मैम। पैसा लेना शुरू कर दीजिए। अब कुछ तो ऐसे हैं जो पैसे भी खर्च करने नहीं चाहते। रमेश जी अभी है क्या, चले गए? रमेश जी सुन पा रहे हैं? रमेश जी नहीं है वो। मैम रमेश जी का बहुत दिन से क्वेश्चन था कि मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने कहा आज उनके विचार, उनके मतलब की चीजें आई हुई है, तो वो जल्दी छोड़ के चलेगी लगता है। अरे जो चीज ड्रीम में होती है वो ड्रीम याद रह जाता है, वही एस्ट्रल ट्रैवल। ऑल ड्रीम्स आर तो एस्ट्रल उनको ट्रैवल। कहने का मतलब है अगर मैं आपको यही, मतलब अभी सोए नहीं है उसमें भी एस्ट्रल ट्रैवल हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सोना पड़ेगा एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। एस्ट्रल ट्रैवल क्या है,
देखिए, हम यहाँ बैठे बैठे अपने नानी के घर जा सकते हैं आंखें बंद करके? जा सकते हैं कि नहीं? कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ उतरना है, कौन सा टांगा लेना है, उनके घर तक कैसे जाना है, आंखें बंद करो, सारी यात्रा याद आ जाएगी। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल ही तो है। आप मन की आंखों से उनके घर पहुंच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सोना पड़ेगा एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। एस्ट्रल ट्रैवल इज आउट ऑफ बॉडी। आप अपने आप को शरीर कहीं और लेके जा रहे हैं मन की आंखों के द्वारा, और वहां की यात्रा करके वापस आ जाओ। तो आप यहाँ पे एक बार वीडियो में पूरा मलेशिया देख लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लो। चौथी बार आप अपनी आंखें बंद करोगे ना, आप पूरा मलेशिया अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन मैम घूम के आ जाते हैं, कई बार होता है कि फिर याद ही नहीं रहता, नीचे मेमोरी साफ हो वही जाती तो मैं बोल रही हूँ। तो जो ड्रीम याद नहीं रहता वो आप कैसे कह सकते हो कि आप एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करते? वही तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको याद नहीं रहता ना, वो है चीज। एस्ट्रल ट्रैवल सभी लोग करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, तो हमें वो याद नहीं कैसे रहते रहे? हमारे सपने। याद कैसे रहेगा? उसके क्यों लिए क्या करना करना है याद? क्यों करना है याद? याद क्यों करना? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। हो गया ठीक है, याद क्यों करना? कई बार इस पे हमारे इस पे ही आते हैं ना लोग कि मैं सपना देखता हूँ और लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता, मेमोरी साफ हो जाती है। मेरे को तो सपने नहीं आते, या मैं कहूँ मुझे आते हैं तो याद नहीं रहते। मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। तो इसमें कोई गलत है क्या? गुनाह है क्या? मैं वही तो बोल रही हूँ। अच्छी नींद आती है, अच्छी नींद आती है, अच्छी बात है ना यार। जो हो रहा है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो 100%। किसी के कहने से अच्छा मेरे को ड्रीम नहीं आ रहे तो मैं इस पे सोचूंगी ना, तो फिर यही मन चिंता करता रह जाएगा। चिंतन में डालते हो आप अपने मन को। आज ज्योति जी बहुत उदास लग रही है, क्या बात है? चिंता में है ज्योति जी? यूनिवर्स दिखा सकते हैं। जी मैम। जाते जाते आत्मा का बाहर निकाल के, सॉल को बाहर निकाल के चलो, भागने का मन तो नहीं ना बना रखे। घुमा सकते हैं आत्मा को। वो चलो ठीक है, धन्यवाद मास्टर। अब मैम आते रहेंगे हमारे चैनल पे। कल आप लोगों के लिए ही ये समझ लो कि मैम ऊपर से एक समझ लो कि आसमान से उतरी है। मैम इसको एक बार आप आप इस पे लोगों डाल को देना। ज्ञान दे रहा था ये मैम रोजाना। आज के इसको ग्रुप में डाल देना, हम कल दोबारा दोपहर को सुन लेंगे। मास्टर डेली ग्रुप में डलता है, और ये आज जो मैम ने सेशन लिया ये कल ग्रुप पे डल जाएगा इनके फोटो के साथ। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, सुन सकते हो। और मैम को नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में तो कोई सैटरडे और आ नहीं रहा है। एक्चुअल में होलिस्टिक लाइफ का हमारा सैटरडे होता है, फिक्स होता है। मैम मुझे पुष्कर सर का नंबर चाहिए। यस पुष्कर जी, 730 एक मिनट 730 36 74 608 74608। चलिए ओके, शुभ रात्रि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो करेंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। कोटि कोटि आभार आप सभी का। थैंक यू। आपका जीवन सभी का कोटि आभार मैम, आपका सुख, समृद्धि, हार्मनी, जॉय, पीस, लव सबसे भरा रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सभी का धन्यवाद। मैम का बहुत बहुत सुमित्रा धन्यवाद। मास्टर, आपको भी थैंक यू मास्टर। थैंक यू ऊपर वाले का थैंक यू। हम आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू।